आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनकी कहानी सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस। जासूसी के किस्से, एक पूरी की पूरी सेना खड़ी कर देना और कमाल के लीडरशिप स्किल्स, ये सब उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और मॉडर्न रिसर्च के जरिए उनके जीवन और उनके नेतृत्व क्षमता को जरा गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा क्या है। शुरुआत करेंगे द ग्रेट एस्केप से, फिर आईएनए और रानी झांसी रेजिमेंट का बनना। उसके बाद हम उनके निधन से जुड़ी ऐतिहासिक बहस को बिल्कुल तटस्थ रूप से देखेंगे और आखिर में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज का एक मॉडर्न एकेडमिक विश्लेषण करेंगे। भाग 1, द ग्रेट एस्केप, या यूं कहें कि 1941 में ब्रिटिश साम्राज्य को चकमा देना। जरा सोचिए, 1941 का समय और ब्रिटिश पुलिस का कड़ा पहरा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि उनके पलायन से पहले के दिन बहुत रहस्यमयी थे। एल्गिन रोड वाले घर में एक बंद पर्दे के पीछे वो बाघ की खाल पर बैठकर योग किया करते थे। उनका खाना दिन में बस एक बार दूध और फल तक सीमित हो गया था। और फिर एक सुबह पर्दा हटा और वो वहां थे ही नहीं। ब्रिटिश पुलिस की स्पेशल ब्रांच को चकमा देकर वो मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में निकल चुके थे। वो अपने गर्म कपड़े, अपना पेन, यहाँ तक कि अपने जूते भी वहीं छोड़ गए थे। गोमोह स्टेशन से उन्होंने कालका मेल पकड़ी और बस आज़ादी के उस महान अभियान की ओर निकल पड़े। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, आईएनए का निर्माण, आज़ादी के लिए अपनी एक सेना। हम सब जानते हैं कि एक बेहतरीन लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसके शब्द और उसका कम्युनिकेशन होता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये दिखाता है कि उनका विजन कितना स्पष्ट था और वो जनता को किस हद तक लामबंद कर सकते थे। इस एक शक्तिशाली आवाहन ने सचमुच उस वक्त हजारों लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की आग जगा दी थी। और उनके इस प्रभाव का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 50,000। जी हाँ, आईएनए की ताकत देखते ही देखते 50,000 सैनिकों तक पहुंच गई थी। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। इन्हीं सैनिकों ने आगे चलकर 1944 में इम्फाल और बर्मा के बॉर्डर्स पर मित्र देशों की सेनाओं को कड़ी टक्कर दी। अब बात करते हैं भाग 3 की, रानी झांसी रेजिमेंट, युद्ध के मैदान में अग्रदूत। दूसरे विश्व युद्ध का वो दौर, महिलाओं का कॉम्बैट यूनिट्स में होना बहुत ही दुर्लभ बात थी, लेकिन जुलाई 1943 में महान रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस रेजिमेंट को खड़ा किया गया। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में लगभग 1000 महिला सैनिकों को तैयार किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें सिर्फ सपोर्ट रोल्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से इन्फेंट्री और गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई थी। इतिहास के पन्नों में ये सच में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम था। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, मृत्यु का रहस्य, जो आज भी एक ऐतिहासिक बहस है। अगस्त 1945 में उनके सफर का अंत आखिर कैसे हुआ, इस पर हमेशा से अलग अलग दावे रहे हैं और हम यहाँ दोनों पक्षों को बिल्कुल तटस्थ होकर देखेंगे। एक तरफ है 1945 के विमान दुर्घटना की थ्योरी, जिसके मुताबिक ताइहोकू के पास गैसोलीन की आग से उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स आए और बाद में अस्पताल में कोमा के दौरान उनका निधन हो गया। वहीं दूसरी तरफ उनकी जीवित बचने की थ्योरीज भी हैं। रिसर्च जर्नल्स के अनुसार 1970 से 1985 के बीच बिजॉय नाग जैसे अनुयायियों का ये दावा है कि वो गुमनामी बाबा से मिले, जिनके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नेताजी जैसे थे। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबैटन का 1945 का एक दस्तावेज भी है, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी का जिक्र है। तो ऐतिहासिक रूप से दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क और सबूत सामने रखते हैं। और अब भाग 5, नेतृत्व गुणों का विश्लेषण, एक आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण से। इस हिस्से में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि अब हम ऐतिहासिक जीवनी से निकलकर सीधे मॉडर्न प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। आईसीआरटी रिसर्च जर्नल की इस स्टडी को अगर हम देखें तो समझ आता है कि नेताजी का जीवन सिर्फ अतीत की बात नहीं है। उनके फैसले आज के दौर के सॉफ्ट स्किल्स और इफेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत अहम और कालातीत सबक हैं। पहली क्वालिटी जो हम उनसे सीख सकते हैं वो है व्यवहारिकता या प्रैग्मैटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है हालात को हर एंगल से समझना और फिर एक सॉलिड सोच समझकर फैसला लेना। जैसे कि 1938 का वाकया ले लीजिए, जब वैचारिक मतभेद हुए तो उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लिया और इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए। यह हमें बताता है कि एक लीडर को अपने गोल्स अचीव करने के लिए रणनीतिक और व्यावहारिक होना ही पड़ता है। और आज के लीडरशिप वर्ल्ड में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस।
नेताजी ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग धर्मों, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को एक सिंगल गोल यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एकजुट कर दिया था। जरा सोचिए, इतने अलग अलग लोगों को एक साथ लाना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रेरित करना, ये बिना असाधारण इमोशनल इंटेलिजेंस के मुमकिन ही नहीं था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से अनबायस्ड यानी निष्पक्ष था। रानी झांसी रेजिमेंट का बनाया जाना कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था, ये उनके निष्पक्ष नेतृत्व का एक ज्वलंत उदाहरण था। उन्होंने पुरानी परंपराओं को दरकिनार करते हुए ये तय किया कि महिलाओं को भी मोर्चे पर समान अवसर मिलें। उन्होंने हमेशा काबिलियत को तवज्जो दी, न कि किसी पुरानी सोच को। इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं और आज की मॉडर्न रिसर्च का विश्लेषण करने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या महान लीडर सिर्फ पैदा होते हैं, या फिर जब कोई गहरा संकट आता है तब जिम्मेदारी उठाने का जो साहस होता है वो उन्हें एक महान लीडर बनाता है? ये सोचने वाली बात है कि हम आज के समाज में इन मजबूत लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे पहचान सकते हैं और खुद में ढाल सकते हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के अपने इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।